exactly as per your syllabus, ठीक है। तो आपको सिलेबस की टेंशन का कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए कि यार ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, एंड हम लोग थोड़ा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना चालू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द पर्टिकुलर कांसेप्ट कॉल्ड एज कॉलम क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय अ कॉलम। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट एक वीडियो एक अच्छा सा एक इमेज बता देता हूँ, लेट मी जस्ट शो द इमेज। तो ये वाले इमेज में गाइस ये वाला जो सारा पार्ट है ना, ये वर्टिकल पार्ट जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो बेसिकली वर्टिकल बीम्स या वर्टिकल पिलर्स जो होता है ना, जो हम लोग स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉलम्स। अगर मुझे इसका सिंपल सा डेफिनेशन देना है तो आई कैन गिव द डेफिनेशन इन दिस फॉर्मेट, दैट इज कॉलम्स आर वर्टिकल स्लेंडर, स्लेंडर मतलब सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर या मेंबर्स डिजाइन टू कैरी एक्सियल कंप्रेसिव लोड। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको जो समझनी चाहिए वो ये है कि कॉलम्स सिर्फ कंप्रेसिव लोड बियर करने के लिए ही होते हैं। याद रखना, कॉलम सिर्फ कंप्रेसिव लोड बियर करने के लिए स्ट्रक्चर में हम लोग डालते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। सिंपल सा डेफिनेशन है, याद कर रखना है, कॉलम्स आर वर्टिकल स्लेंडर मेंबर्स डिजाइन टू कैरी एक्सियल कंप्रेसिव लोड, राइट। तो कॉलम्स के बारे में बात कर लिया। अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये वाले स्ट्रक्चर में ये जो वर्टिकल पार्ट है ये तो डेफिनेटली कॉलम्स है, राइट। कैन एनीवन थिंक एंड टेल मी कि ये वाला पार्ट क्या है, व्हाट आर दिस रेड पार्ट्स, ये रेड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये भी तो स्ट्रक्चर में बीम ही है, बीम है वो भी। बीम बोलते हैं, राइट। कैसे पता चला भाई ये बीम है और वो कॉलम है, क्या अलग क्या है इसमें। यार देखो ना, दो साइड सपोर्टेड है बीम, दो और वो सपोर्टेड है, शेयर ये बेंडिंग लेने के लिए रुका है। सपोर्ट दिला है, अच्छा ठीक है। एक एक सिंपल सा, ठीक है, यू पीपल आर राइट, बट एक सिंपल सा, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन क्या है भाई, देखो एक तो वर्टिकल है दूसरा हॉरिजॉन्टल है, बात खत्म, समझ में आ रहा है। तो अगर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है स्ट्रक्चर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके हम लोग बीम बोल देते हैं, राइट ना। इसके अलावा वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, इसके अलावा इंक्लाइन वाला पार्ट भी होता है। यहाँ पे मैंने इंक्लाइन बताया नहीं बिकॉज एज पर योर रिड्यूस सिलेबस इंक्लाइन वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, एंड एनीवे नॉन डिलीटेड सिलेबस में भी इंक्लाइन वाले पार्ट के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं था। बट अगर हम लोग के पास इंक्लाइन वाला स्ट्रक्चर तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रट्स। इंक्लाइन वाला जो कॉलम रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लाइन वाले कॉलम को हम लोग स्ट्रट्स बोलते हैं। नाउ दिस इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको वाइवा में पूछा जा सकता है। अगर आपको स्ट्रट्स देखना है तो जो अपना रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो ऐसा वाला ये है ना, कौला डाला हुआ है, राइट, वहां पे आप देखोगे ना तो वहां पे ऐसा आपको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा मेटल के पीसेस का, और उसके अंदर ना आपको ऐसा वाला पार्ट दिखाई देगा, ये वाला ऐसा वाला पार्ट, ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये जो इंक्लाइन वाला पार्ट है ना गाइस, दिस इंक्लाइन कॉलम इज कॉल्ड एज स्ट्रट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रट्स बोलते हैं। तो स्ट्रट्स कभी होगा इंक्लाइन, कॉलम्स वर्टिकल एंड बीम्स हॉरिजॉन्टल, सिंपल डेफिनेशन है, याद रख लेना, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स। नाउ ये वाला पार्ट आपको थ्योरी में आ सकता है इन योर एग्जाम्स, या फिर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में, अगर ऑनलाइन एग्जाम हो गया तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स, बहुत सिंपल है गाइस, कॉलम्स आर ओनली ऑफ थ्री टाइप्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ द कॉलम इज नथिंग बट शॉर्ट कॉलम, दूसरा वाला ऑब्वियसली होगा मीडियम कॉलम, एंड आई एम श्योर आप लोग ने गेस कर लिया होगा तीसरा वाला होगा लॉन्ग कॉलम, राइट। ये बोल तो दिया है सर, ये शॉर्ट है, एक मीडियम है, दूसरा लॉन्ग है, बट हाउ डू वी डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा पैरामीटर है, दैट इज लेंथ कंपेयर टू द लैटरल डायमेंशन। क्या बोला मैंने, लेंथ कंपेयर टू द लैटरल स्मॉलेस्ट या लीस्ट डायमेंशन। एग्जांपल देके बताता हूँ, चलो लेट सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर कॉलम। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉलम ड्रॉ कर ली, राइट। नाउ इसके बारे में बात करूं तो लेट सपोज ये लेंथ है, सॉरी ये ब्रेथ बोल देता हूं मैं, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज विड्थ, ठीक है। और ये वर्टिकल का जो पार्ट है वो ऑब्वियसली अपना लेंथ है, राइट। नाउ देख के क्या लगता है इसमें से सबसे छोटा वाला पार्ट कौन सा होगा, विड्थ बी वाला पार्ट सबसे छोटा होगा कि डब्ल्यू वाला पार्ट सबसे छोटा होगा, क्या लगता है, थिंक थिंक एनीवन। अरे देख के बता दो यार मेरे को, सिर्फ बी छोटा हो। बी छोटा होगा, राइट, देख के पता चल रहा है भाई बी छोटा होगा, राइट। चलो एक बी का काम करता हूँ मैं, बी का लेट सपोज मैं बी का वैल्यू ले लेता हूँ कि बी का वैल्यू है लेट सपोज 100, ठीक है। बी का जो लेंथ है 100 mm है, और मैंने क्या किया, ये जो लेंथ है ना, लेंथ इसका मैंने वैल्यू रखा है 500 mm। ये मैंने जब ये लेंथ बनाया और लेंथ ये कर दिया तभी इसका कितना था 500 mm। नाउ कंडीशन फॉर अ शॉर्ट कॉलम सेज दैट ये कॉलम का जो भी छोटा लैटरल डायमेंशन रहेगा जो कि ये है, इट शुड बी, ये जो लेंथ रहेगा ना, इट शुड बी लेस देन द 8 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट डायमेंशन। क्या बोला मैंने, ये जो लेंथ है, ये लेंथ मतलब क्या, ये 500 ये वाला लेंथ, इट शुड बी लेस देन 8 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट डायमेंशन।
8 टाइम्स मतलब 8 इंटू 100 करूंगा तो कितना आएगा, 800 आ रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब इसका जो लेंथ है कैन से इट इज लेस देन 8 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट डायमेंशन। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कौन सा कॉलम है, दिस इज अ शॉर्ट कॉलम। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता वैसे कि लेंथ मतलब ये जो लेंथ होगा ना if it is less than 8 times of the least lateral dimension, यहाँ पे least lateral dimension कौन सा था, b, उसका मैंने 8 टाइम्स किया तो मेरे को कितना आया, 800 आया, और हम लोग का लेंथ कितना था 500, तो हमारा जो लेंथ था वो डेफिनेटली वाज लेस देन द गिवन कंडीशन दैट इज 800। दैट्स द रीजन ये वाला कॉलम को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट कॉलम। समझ में आ रहा है, ये वाला कॉलम हो जाएगा शॉर्ट कॉलम। अगर मैं बात करूं मीडियम कॉलम के बारे में, तो मीडियम कॉलम में जो आपका लेंथ होगा ना इट विल बी 8 टाइम्स दैट ऑफ द लीस्ट डायमेंशन। मतलब यहाँ पे लीस्ट डायमेंशन कितना था, 100। तो मेरे को बताओ अगर मेरे को मीडियम वाला कॉलम बनाना है तो उसके लिए मेरा लेंथ कितना होना चाहिए, एज पर द प्रीवियस एग्जांपल 800। 800 होना चाहिए। सो दिस इज वन कंडीशन, मतलब मीडियम कॉलम के लिए दो कंडीशन है। पहला वाला कंडीशन क्या है, द लेंथ शुड बी इक्वल टू द 8 टाइम्स ऑफ द लीस्ट डायमेंशन, लीस्ट लैटरल डायमेंशन। एंड दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो लेंथ है ना इट शुड बी लेस, इट शुड बी लेस देन व्हाट, इट शुड बी लेस देन 30 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लैटरल डायमेंशन। इसका 30 टाइम्स पकड़ू तो मैंने कहने से 3000 हो जाएगा, राइट। मतलब ये जो लैटरल डायमेंशन का अगर मैं 30 टाइम्स ले लूं तो 3000, तो ये जो लेंथ है इट इज इक्वल टू 800 बट इट इज लेस देन 3000। अगर इतना कंडीशन मेंशन कर दिया तो इस वाले कॉलम को हम लोग बोलेंगे मीडियम कॉलम, और ये वाला कंडीशन दिखाई देगा कि 30x is greater than the L is equal to 8x। 8x of what, 8x of lateral dimension। and I'm sure आप लोग को इस तरीके से ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। लॉन्ग कॉलम कोई गेस करके बता सकता है लॉन्ग कॉलम का कंडीशन क्या हो सकता है करके, इजी है, आ जाएगा आई एम श्योर। बताओ, गेस मारो क्या हो सकता है, फर्स्ट देखो सेकंड देखो, मेरे को बता दो यार लॉन्ग कॉलम में क्या कंडीशन हो सकता है। लेंथ ग्रेटर देन 8x। रॉन्ग वो तो होने ही वाला है ना, ऑब्वियसली होने ही वाला है, बट यहाँ पे लेंथ शुड बी ग्रेटर देन द 30x, बिकॉज ये वाला आपका लास्ट वाला कंडीशन था ना। समझ में आ रहा है, तो पहले देखो यहाँ पहले लेंथ यहाँ पे था, फिर बाद में इक्वल आया, फिर बाद में इसके भी आगे चला जाएगा। बेसिकली इफ इट इज, अगर मैंने बोला कि इसका ये वाले कॉलम का लेंथ लेट्स सपोज 4000 है, 4000 mm है, then we can say that it is more than 3000, that is 30 times of this particular figure, that is least dimension। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉन्ग कॉलम। समझ में आ रहा है। सो हम लोग ने बात किया स्मॉल कॉलम, मीडियम कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम के बारे में। लेट मी कंटिन्यू, इसमें कोई आई एम श्योर कुछ डाउट नहीं रहेगा, इजी वाला पार्ट है, बट ये याद रखना क्यों, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा, राइट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एंड कंडीशंस ऑफ कॉलम। नाउ एंड कंडीशंस का मतलब क्या है गाइस, सिंपल सी बात है, देखो कॉलम्स क्या करते हैं हम लोग, कॉलम्स दो स्ट्रक्चर के बीच में लगाते हैं, राइट। जरूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रक्चर के बीच में ही लगाना है, एक जगह पे भी हम लोग लगा सकते हैं, बट नॉर्मली दो स्ट्रक्चर्स होता है। नाउ एंड के ऊपर अलग अलग चीज से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला बताता हूँ कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, हमने क्या किया है, यहाँ पे जो बीम है, ये जो वर्टिकल कॉलम जो है, इट इज बिन कनेक्टेड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट व्हिच इज नथिंग बट हिंज। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ पे हम लोग ने ऊपर और नीचे बोथ दी एंड्स में हम लोग ने क्या इस्तेमाल किया है, हिंज इस्तेमाल किया है। समझ में आया, तो इसको हम लोग ये बोलेंगे बोथ एंड्स आर हिंज्ड कनेक्टेड, राइट। वैसा ही दूसरा आ सकता है जिसमें हम लोग बोथ दी एंड्स आर फिक्स्ड, मतलब यहाँ पे भी फिक्स्ड है, यहाँ पे भी फिक्स्ड है। इसका सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल इज एनी स्ट्रक्चर, किसी भी बिल्डिंग में जो कॉलम्स होते हैं दोस आर नथिंग बट दिस टाइप। कैन एनीवन गिव मी, इसका एग्जांपल कोई दे सकता है, सोचो यार, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा रहेगा, मेरे को तो पता है, बट आई जस्ट वांट टू यू थिंक, किसी को पता है कि इसका एक एग्जांपल जिसमें सर कॉलम जो है ना उसको ऊपर भी हिंज है नीचे भी हिंज है, एनीवन। पल्स, क्या पल्स, डबल्स, सर डबल, अपना अपना डोर डोर। नहीं डोर में किधर है, ये वर्टिकल है, ठीक है, डोर का ट्रेन मध्ये असतं ना, काय 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 शुभम, ट्रेन मध्ये असतं ना, ट्रेन मध्ये, कशात, प्लेन मध्ये, ट्रेन मध्ये रॉड ट्रेन मध्ये कुठली रॉड, पकडायला असतो ना हा हा, डोरच्या इथे. अरे त्याला वरती हिंज थोडी असतो, फिक्स्ड वाला असतो ते माहिती आहे, मी हिंजचा विचारतोय, हिंज वाल्याचा एक एक्झाम्पल। ट्रेन मध्ये जी रॉड असते मधली त्याला वरती आणि खालती हिंज थोडी असतो, असतो काय, मी तर बघितला नाही। चलो मैं बता देता हूँ यार, इफ यू रिमेम्बर गाइस, एक आपने डबल डेकर कंपास देखा रहेगा, देखा है क्या, देखा है किसी ने, एक ऐसा नॉर्मल सा कंपास रहता है, कप ये रहता है, नहीं देखा है, अच्छा ठीक है, लेट मी जस्ट, ये ऐसा कुछ आई ट्राई टू ड्रॉ, और है ना उसके यहाँ पे ऐसा अंदर है ना एक और लेयर रहता है,
और ये दो पार्ट है ना ये हिंज रहते हैं यहाँ पे। ये जो बीम है ना इसके अंदर, मैं बताता हूँ आपको, मैं इसका इमेज बताता हूँ चाहिए तो। जब भी हम लोग कंपास ओपन करते हैं ना तो उसके अंदर दो लेयर्स आता है, एक नीचे का लेयर तो होता ही है और बाद में ऊपर का लेयर भी होता है। तो लास्ट में मैं आपको है ना ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, बट दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हिंज, बोथ एंड्स आर हिंज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। समझ में आ रहा है? तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, बट फिलहाल जाने दो। डबल डेकर कंपास मतलब कंपास बॉक्स ढूंढने का ट्राई करो, आपको मिल भी जाएगा। इन मीन टाइम में आगे बढ़ता हूँ। तो हम लोग ने बात किया दो के बारे में, अभी तीसरे वाले के बारे में बात करें, दैट इज वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज। तो एक एंड फिक्स्ड रहेगा और दूसरा वाला हिंज रहेगा, राइट। एंड लास्ट वाला है वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। सिंपल सा एप्लीकेशन है, दोनों हिंज, दोनों फिक्स्ड, एक हिंज एक फिक्स और सिर्फ एक फिक्स्ड, दूसरा वाला पार्ट फ्री है। समझ में आ रहा है? So these are the certain examples. These are 4 examples of in which beams are connected, in which the column is collected in different way, right? Now with this, let me continue the next part. That is what is critical load, guys. यहाँ से आपका मेन वाला पार्ट चालू हो जाता है आपके कॉलम्स के बारे में, क्योंकि लोड के बारे में लर्न करेंगे कि कौन से टाइप के लोड के बारे में बात करते हैं। नाउ क्रिटिकल लोड को और एक नाम भी दिया गया है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट दैट पर्टिकुलर लोड इज कॉल्ड एज क्रिपलिंग लोड। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिपलिंग लोड, राइट। सो द क्रिटिकल लोड का दूसरा नाम दिया है क्रिपलिंग लोड, राइट। नाउ क्या होता है समझने का ट्राई करते हैं। फॉर दिस लेट अस हैव अ एग्जांपल ऑफ सिंपल कॉलम व्हिच इज बोथ द एंड्स हिंज्ड आर प्लेस्ड, राइट। नाउ ये कॉलम के अंदर क्या होगा, नॉर्मली कंप्रेसिव लोड एक्ट होता है। जैसे हम लोग ने शुरुआत में ही देखा, कोई भी स्ट्रक्चर में हम लोग जब भी कॉलम लगाते हैं तो सिर्फ उसको कंप्रेस किया जाता है, तो उसी तरह यहाँ पे भी कंप्रेसिव लोड एक्ट होगा। तो लेट मी अप्लाई कंप्रेसिव लोड। नाउ जब ये कंप्रेसिव लोड एक्ट होगा, राइट, तो देयर माइट बी अ सिचुएशन कि ये जो कॉलम है ना वो टेंशन में, वो एकदम स्ट्रेस में आ जाएगा, मतलब एकदम स्ट्रेस में आ जाएगा। और उस सिचुएशन में अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया, इफ आई एम अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, राइट, जिसका कुछ तो वैल्यू होगा, लेट्स सपोज 30 न्यूटन का वैल्यू है, तो व्हाट विल हैपन, ये जो कॉलम है वो इस तरीके से बेंड हो जाएगी। ध्यान देना, देखो समझ में आ रही है, इस तरीके से बेंड हो जाएगी। तो पहले कैसी थी कॉलम, पहले स्ट्रेट थी, जब भी मैंने लोड लगा दिया तो कॉलम क्या हो जाएगी, इस तरीके से ऐसा बेंड हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है, राइट। तो ये तो नॉर्मल चीज है, हमको पता है कि यार ये ऐसा मैंने ऊपर से प्रेस किया, ऊपर से ऐसा थोड़ा सा लोड लगा 30 न्यूटन का, तो ये प्रेस हो जाएगा। बट व्हाट इफ आई रिमूव द लोड, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने लोड को रिमूव कर दिया। लोड को रिमूव करने के बाद कौन सा लोड, जो हॉरिजॉन्टल लोड लगाया था ना वो रिमूव कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मेरे जो कॉलम है वो नॉर्मल शेप में आ जाएगा, राइट। इसका मतलब जो मैंने वर्टिकल लोड लगाया था वो इतना भी ज्यादा नहीं था कि बिकॉज ऑफ दैट कॉलम अपने आप बेंड हो जाए। ये समझ में आया क्या बोला मैंने, वर्टिकल लोड लगाया, वर्टिकल लोड लगाने का कारण कॉलम अपने आप बेंड हुआ क्या, नहीं। वो बेंड क्यों हुआ सॉरी वो बेंड इसलिए हुआ बिकॉज हम लोग ने ज्यादा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, राइट। तो वो नॉर्मल था, ठीक है। और जब भी हम लोग ने हॉरिजॉन्टल लोड निकाल दिया तो क्या हो गया, वो कॉलम अपने आप नॉर्मल शेप में वापस आ गया, राइट। अभी दूसरा देखो, अभी दूसरा क्या करने वाले, अभी मैंने वापस यहाँ पे लोड लगाया, राइट, और लोड इतना ज्यादा लगा दिया, बहुत ज्यादा लगा दिया। लेट सपोज पहले ये वर्टिकल लोड लेट सपोज 20 न्यूटन का था, अभी मैंने 80 न्यूटन के आसपास का लोड लगा दिया। अभी 80 न्यूटन के आसपास के लोड लगाने के बाद मैंने सिर्फ छोटा सा पुश दिया, मैंने क्या किया, सिर्फ छोटा सा ऐसा हल्का सा पुश दिया, मतलब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स था उसका वैल्यू ज्यादा नहीं है, 1 न्यूटन होगा या 0.5 न्यूटन होगा, इतना सा भी अगर मैंने धक्का दे दिया ना तो क्या होगा पता है, ये जो कॉलम है ऐसा बेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये फोर्स निकालने के बाद भी ये कॉलम ऐसा ही रहेगा। तो ये जो लोड था बिकॉज ऑफ विच इट क्रिपल्ड, राइट, उस लोड को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल लोड, और इसको डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल पीसीआर। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल लोड या फिर क्रिपलिंग लोड, राइट। तो क्या होता है भाई, क्रिपलिंग लोड होता क्या है, देखो नॉर्मली लोड अप्लाई किया, ठीक है, तो ये कॉलम अपने आप बेंड नहीं हुआ, उसको बेंड कराने के लिए मेरे को ज्यादा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना पड़ा, ये नॉर्मल चीज है। क्रिपलिंग लोड या क्रिटिकल लोड क्या होता है, वो वाला लोड जिसमें आप थोड़ा सा भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दोगे ना, क्या हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा, और वो हॉरिजॉन्टल लोड निकालने के बाद भी वो ऐसा बेंडिंग ही रहेगा। तो वो वाला लोड जहां पे थोड़ा सा लोड लगाने के, हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा लोड लगाने के बाद अपने आप वो क्रिपल हो जाता है, बेंड हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल लोड या फिर क्रिपलिंग लोड। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता हूं आपके लिए। द मैक्सिमम एक्सियल लोड, एक्सियल लोड मतलब ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल लोड, और ये वाले लोड को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लोड, ठीक है। सो द मैक्सिमम एक्सियल लोड अप टू व्हिच द कॉलम कैन रिमेन स्ट्रेट, कॉलम कैन रिमेन स्ट्रेट आफ्टर व्हिच, मतलब ये मैक्सिमम इसका मैं बोल सकता हूँ 79 मैक्सिमम था, इसके बाद अगर मैंने 80 लगा दिया ना, कॉलम बाउंस, कॉलम क्या करती है, बाउ झुक जाती है, दैट इज रिमेन्स इन डिफ्लेक्टेड पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला उसने, रिमेन्स मतलब वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे अगर मैंने लोड निकाल दिया हॉरिजॉन्टल तो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, पर जब भी क्रिटिकल लोड अप्लाई करते हैं तभी वो वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आती। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ स्लाइट लैटरल थ्रस्ट, छोटा सा अगर लैटरल थ्रस्ट लगा दिया तो भी हो जाएगा वैसा वाला पार्ट। ऐसे सिचुएशन को, ऐसे लोड को हम लोग बोलते हैं क्रिपलिंग लोड, राइट। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन योर चैप्टर ऑफ कॉलम्स तो डू क्लिक ऑन यस सिंबल, या फिर मेरे को मैसेज करके बता देना कि यस करके। क्रिपलिंग लोड क्या होता है, चलो आकांक्षा को समझ में आएगा। व्हाट एल्स, एनीवन एल्स हु हैजंट अंडरस्टूड, सबको समझ में आ रहा है क्रिपलिंग लोड क्या होता है? अगर इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन, भाई बोलो, मैं बता देगा, कोई टेंशन नहीं है। जय एंड दीपेन केम लेट बट आई थिंक दे वर आल्सो दे आल्सो अंडरस्टूड, देम आल्सो केम इन व्हेन। अच्छा जय का दीपेन का डाउट है की सांगू परत, म्हणजे कळलंय? एकदा सांगा ना. अच्छा बाबा, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ हिंज वाला पार्ट, ठीक है। ये हिंज किया मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या है मेरे पास, नीचे कॉलम है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, ऊपर से व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू अप्लाई एक्सियल लोड। ये वाला कौन सा लोड है, ये एक्सियल लोड है। नाउ यहाँ से भी मैं एक्सियल लोड लगाऊंगा, तो एक्सियल लोड लगाने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ, ये वाला बाव नहीं हो रहा है, मतलब जो मेरा रेड कलर का लाइन है दैट इज नॉट बाविंग, बेंड नहीं हो रहा है। वो बेंड कराने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, वो बेंड कराने के लिए मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लोड लगाना पड़ता है। लेट्स सपोज ये हॉरिजॉन्टल लोड का वैल्यू है 20 न्यूटन। जब ये लोड अप्लाई करूंगा तभी क्या होगा, तभी जो मेरा जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट विल बाव, ये ऐसा बेंड हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, राइट? मतलब मेरे को दीपेन ये बता, ये जो बाविंग हुआ इट हैपेंड बिकॉज ऑफ 20 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल लोड और बिकॉज ऑफ दिस एक्सियल लोड, किसके वजह से हुआ? 20 किलोमीटर मुळे ना. बराबर आहे, हे कळलं, 20 न्यूटन मुळे झाला। आता दुसरी कंडिशन बघ, दुसऱ्या कंडिशन मध्ये सेम आहे। आता परत माझी पहिली जी बीम होती ती हॉरिझॉन्टल आहे, बीम नाही सॉरी, कॉलम जी आहे ती हॉरिझॉन्टल मी प्लेस केली आहे, राइट। एंड नाउ अगेन आई एम अप्लाइंग लोड, आई एम अगेन अप्लाइंग एक्सियल लोड। एक्सियल लोड मतलब ऊपर से आने वाला लोड है। आई एम अगेन अप्लाइंग एक्सियल लोड, और ये एक्सियल लोड बहुत ज्यादा है, लेट्स सपोज 80 न्यूटन के अराउंड है, ठीक है, 80 न्यूटन के अराउंड। और अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी ये बीम बाउ नहीं हो रही है, बेंड नहीं हो रही है, बट अभी इसको बेंड कराने के लिए मेरे को है ना सिर्फ हल्का सा थ्रस्ट देना पड़ रहा है, लेट्स सपोज 0.1 न्यूटन का, सिर्फ धक्का या टच दे दिया। तो मेरे को बताओ ये जो बाउ होगा, विल इट हैपन बिकॉज ऑफ दिस 0.1 न्यूटन और बिकॉज ऑफ दिस 80 न्यूटन? 0.1. पक्का? 80। थोड़े पॉइंट के बाद 0. अभी देखो ये केस में वो 20 न्यूटन निकाल दिया तो वापस ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाएगा, बराबर है। पण सर 20 मध्ये वर काय कुठला किती न्यूटन काहीच नव्हतं ना. नाही 20 मध्ये पण वर होता, 20 मध्ये एक सेकंड थांब, मी नंबर लिहून ठेवतो इथे फॉर युअर अंडरस्टँडिंग। 20 मध्ये लेट्स सपोज इथे 10 न्यूटनचाच लोड होता। अच्छा अच्छा, हा बरोबर. सो नाउ टेल मी कि दिस बाउइंग का पार्ट, सेकंड केस मध्ये बाउइंग का पार्ट विल हैपन बिकॉज ऑफ व्हिच फोर्स? दिस विल बाउ 80 जास्त आहे म्हणून. बरोबर आहे, 80 न्यूटन मुळे होणार आहे। सो दिस 80 न्यूटन ऍट विच द बाउइंग हॅपन्स, ह्याच्यामुळे आपण ऍक्सियल फोर्स मुळे जेव्हा बाउइंग होते त्याला आपण बोलतो क्रिटिकल लोड। अशी लोडची व्हॅल्यू बघ 10 न्यूटन पर्यंत स्वतःमुळे नाही होत होता, पण जेव्हा 80 पर्यंत पोहोचला तेव्हा तो स्वतःमुळे म्हणजे ऍक्सियल लोड मुळे बाउइंग क्रिएट व्हायला चालू झाली। तर त्या लोडला जेव्हापासून हे चालू होतं त्याला आपण काय बोलतो, क्रिटिकल लोड और क्रिपलिंग लोड। इज इट क्लियर एव्हरीवन? दीपेन पक्का? हो सर, हा, सर सर. माझा ते सिस्टमचा इश्यू होता चालू म्हणून म्हणजे काय बोलायला नाही. ठीक है, चालेल। I hope you समझ understood the concept of critical load or crippling load, right? Now remember guys, इसको डिनोट करते हैं हम लोग by the symbol PCR, ठीक है, that is nothing but critical load or crippling load. Now this is very important question और मैंने तुम लोग को है ना, you need to write it down। अभी लिखना है तो अभी मत लिखो, अभी सिर्फ स्नैपशॉट ले लेना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम लोग को थ्योरी में ये वाला पार्ट आ जाएगा। शुभम मेरे को बोल रहा था कि थ्योरी का नोट्स बिट्स ये सब करो, वो भी करते हैं, बट अपने पास ये इसमें ऑलरेडी है, तो पीपीटी शेयर कर दूंगा तो मेरा काम भी हल्का हो जाएगा, आपको भी इमीडिएटली मिल जाएगा, और एल्स वेट करना पड़ेगा, वैसा वाला पार्ट है। तो यूलर्स का थ्योरी है ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, एंड दिस इज द आईएमपी का क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द आईएमपी का क्वेश्चन, ये प्रिपेयर करके जाना। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ यूलर्स थ्योरी। यूलर भाई साहब ने जो थ्योरी दिया है उसका अजम्पशन क्या है, और बहुत ही सिंपल सा है। देयर आर टोटल 7 अजम्पशंस, 7 अजम्पशंस है। ये वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आएगा, तो कम से कम 6 तो लिखना ही है। 8 मार्क के लिए आया तो बहुत अच्छा है, 7 में आपको 8 मिल जाएगा, बट नॉर्मली 6 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है, तो एटलीस्ट 6 अजम्पशंस यू हैव टू राइट, राइट। तो बात करते हैं पहले अजम्पशन के बारे में। तो पहला अजम्पशन बहुत ज्यादा सिंपल है। पहला अजम्पशन
यूलर भाई इतना बोलते हैं कि यार जो भी मेरा कॉलम रहेगा ना वो इनिशियली स्ट्रेट रहेगा. दिस इज एन अजम्पशन. नाउ यू थिंक एंड टेल मी, दुनिया में ऐसा कोई भी आप कॉलम बनाओगे जो एकदम परफेक्टली हमेशा स्ट्रेट होने वाला है क्या? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? राइट? इज इट पॉसिबल? कोई भी कॉलम बनाओ, कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में, मैं बिल्डिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, छोटा मोटा का बात नहीं कर रहा हूँ. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ परफेक्टली स्ट्रेट कॉलम. इवन जो ब्रिजेस बनते हैं उसके अंदर जो पार्ट होता है ना वो थोड़ा बहुत मतलब 0.1 डिग्री या 0.1 डिग्री ऐसा ऑफ होता है. एकदम परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होगा बिकॉज ग्राउंड स्ट्रेट नहीं होता है. भले कॉलम स्ट्रेट होगा तो ग्राउंड टिल्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा एकदम टिल्ट करके प्लेस किया जा सकता है. तो इस भाई साहब का पहला अजम्पशन क्या बोलता है कि जो भी कॉलम रहेगा ना इट विल बी इनिशियली स्ट्रेट. पहले क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा हमेशा. समझ में आया? तो दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन कि द कॉलम इज इनिशियली परफेक्टली स्ट्रेट एंड लोड इज एक्सियली अप्लाइड एट द एंड्स. लोड हमेशा एक्सियली अप्लाई होता है, उसके बारे में हमको कोई टेंशन नहीं है. राइट? तो ये था पहला अजम्पशन. दूसरा अजम्पशन उसने ये बोला कि जो क्रॉस सेक्शन होगा मेरे कॉलम का इट विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट. मतलब अगर लेट सपोज मेरे पास एक कॉलम ऐसा है जिसका क्रॉस सेक्शन ऐसा जा रहा है, तो उसका कॉलम का क्रॉस सेक्शन बीच में ऐसा नहीं होगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे कहना है से यहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया. दिस इज अ चेंज इन क्रॉस सेक्शन ना. आप लोग बोलोगे सर ये तो टूट जाएगा. ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही चाहिए. अगर मेरे पास ऐसा वाला क्रॉस सेक्शन भी होगा, राइट, ये कॉलम है, अभी दिख रहा है ये पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलर था, यहाँ पे डायमीटर बढ़ गया, तो ऐसा नहीं चलेगा. यूलर भाई साहब क्या बोला? मेरे को क्रॉस सेक्शन कैसा चाहिए? मेरे को क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म चाहिए. सो दिस इज द सेकंड अजम्पशन दैट द कॉलम हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ. ये समझ में आ रहा है? फिर बाद में सिंपल सा अजम्पशन जो हर जगह पे हम लोग चिपका सकते हैं, जैसे कि जो मटेरियल है इट शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक. ये पार्ट हम लोग ने बहुत सारे अजम्पशन में लगा दिया और वहां पे भी लगा सकते हैं. द कॉलम मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक. तो हर जगह पे चिपकता है, ये वाला पार्ट हर जगह पे चिपका दो, कोई टेंशन नहीं है. नेक्स्ट बोला है द लैटरल डिफ्लेक्शन इज स्मॉल कंपेयर्ड टू द ओवरऑल लेंथ ऑफ द कॉलम. मतलब क्या बोला है कि लेट्स सपोज अगर मैंने इसको दबाया ऊपर से, राइट ना, हम लोग ने ट्राइएक्सियल लोडिंग बायएक्सियल लोडिंग में क्या देखा कि अगर मैं ऊपर से कंप्रेस कर रहा हूं तो ऐसा वाला डिफ्लेक्शन तो होगा, बट साथ में ये थोड़ा लैटरल डिफ्लेक्शन भी होता है. तो यूलर भाई साहब ने बोला कि मेरे वाले थ्योरी में मैं ये अज्यूम करूंगा कि सिर्फ एक डायरेक्शन में कंप्रेस होगा. बट ऐसा होता है क्या? हमने देखा है कि ऐसा नहीं होता है. सो व्हाट दे आर अज्यूमिंग इसकी जो लैटरल डिफ्लेक्शन होगा ना, लैटरल चेंज इन लेंथ होगा, वो जीरो होगा या फिर कम होगा. तो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ये समझ में आ रहा है? और एक चीज जो अजम्पशन जो उसने बोला वो था कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ कंप्रेसिव लोड है ना उसको कंसिडर करेंगे. वी विल नॉट टेक बकलिंग इफेक्ट, वो वाला पार्ट है वो सब नहीं लेंगे, सिर्फ क्रशिंग का पार्ट लेंगे. सो दैट इज वन मोर थिंग he took. So direct stress produced being small as compared to flexure stress is therefore neglected. तो जो ये डायरेक्ट स्ट्रेस होता है ना, राइट, ये हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे. इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे. वो हम लोग बहुत कम रहेगा तो हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये क्या होने वाला है अल्टीमेटली, ये वाला पार्ट ऐसा बेंड होने वाला है, तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे ज्यादा. ऐसा बोल रहा है यूलर, राइट. फिर बाद में ये वाला पार्ट जैसे मैंने बोला था, कॉलम फेल्स बाय बकलिंग ओनली. तो कॉलम जो है सिर्फ बकलिंग में फेल होगा. बकलिंग मतलब ऐसा बेंड होके ही फेल होगा. ऐसा दबाने के बाद क्रशिंग के कारण फेल नहीं होने वाला है. हो सकता है ना जब बहुत सारा बिल्डिंग का बड़ा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है, वो कॉलम बकल थोड़ी होता है. कॉलम क्या हो जाता है? क्रश हो जाता है, बीच में से टूट जाता है और फिर बाद में धस जाता है एक के अंदर एक, तो वो होता है क्रशिंग. बट यहाँ पे वैसा नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा? इट विल ओनली गेट बकल्ड. तो फेलियर जो भी होगा इट विल हैपन ओनली बिकॉज ऑफ बकलिंग. एंड लास्टली द सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इज नेग्लेक्टेड. हम लोग ने ये भी देखा है कि डिफॉर्मेशन कैन आल्सो हैपन बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट ऑफ दैट कॉलम. खुद के वजन से भी कॉलम दब के बंद हो सकता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पार्ट क्लियर है? तो यूलर बोला है कि मैं वो सब कंसिडर नहीं करने वाला है. नाउ यूलर ने इतना सारा कंसिडरेशन नहीं किया, तो यू थिंक एंड टेल मी विल देयर बी अ सर्टेन लिमिटेशन ऑफ यूलर्स थ्योरी? लगता है कि यूलर्स का परफेक्ट रहेगा कि कुछ लिमिटेशन रहेगा? बोलो क्या लगता है? विल इट बी अ परफेक्ट थ्योरी, मतलब हर चीज में अप्लाई कर पाएंगे कि उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा? लिमिटेशन भाई, राइट, लिमिटेशन होगा. फिर भी हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं. क्यों? बिकॉज ये सिंपल है. समझ में आ रहा है? ये सिंपल है इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. अगर मेरे को इससे भी और एक तरीका इस्तेमाल करना है जो कि मैं हर टाइप के कॉलम में इस्तेमाल कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग में, तो उसके लिए हम लोग रैंकाइन्स मेथड इस्तेमाल करते हैं, जो कि आज हम लोग न्यूमेरिकल की भी उसके ऊपर करने वाले हैं. तो हम लोग ने यूलर्स का थ्योरी पढ़ लिया एंड 7 सिंपल सा पॉइंट्स है. आई एम श्योर यू पीपल कैन इजीली रिमेंबर. ट्राई करो याद रखने का, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है?
व्हाट इज द साइन कन्वेंशंस फॉर बेंडिंग ऑफ कॉलम? तो कॉलम जब भी बेंड होता है तो हमको उसका साइन कन्वेंशन देना पड़ेगा ना, वो कैसे देंगे? फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास एक फिक्स्ड वाला कॉलम है, लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ, ये वाला फिक्स्ड है और ये मेरा कॉलम है, राइट? तो अगर मैंने यहाँ पे लोड लगा दिया तो ये जो मेन एक्सेस है ना, दिस इज माय न्यूट्रल एक्सेस, ये जो एक्सेस है दिस इज माय न्यूट्रल एक्सेस। तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल एक्सेस से थोड़ा बेंड हो जाएगा। कैसे बेंड हो जाएगा? लेट मी जस्ट शो यू। ये आई एम श्योर आप सबको भी पता है कि ये ऐसे इस तरीके से बेंड हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो अगर मैं मूवमेंट के बारे में बात करूँ, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मूवमेंट लगा दिया, तो आई कैन अज्यूम कि ये मूवमेंट ऐसा लगा है, यहाँ पे ऐसा मूवमेंट लगा दिया और यहाँ पे ऐसा मूवमेंट लगा दिया। समझ में आ रहा है? नाउ दिस मूवमेंट व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर ट्राइंग टू मूव द बीम और रोटेट इट टुवर्ड्स दिस न्यूट्रल एक्सेस। तो सिर्फ ये ऐसे ही होगा क्या कि लेफ्ट में किया? तो ऐसा नहीं है। अगर मैंने राइट में किया, लेट सपोज लेट मी ड्रॉ डायग्राम, सेम डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे वापस मेरे पास 6 एक फिक्स्ड वाला पार्ट है और इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, इस बार मैंने लोड यहाँ से लगा दिया। तो ऑब्वियस सी बात क्या है? ऑब्वियस सी बात ये है कि जो बीम है वो ये वाले डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। अभी यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो ऐसा लगा दिया है, राइट? अभी भी मैं क्या देख रहा हूँ, मूवमेंट जो है हम लोग ने कॉलम के एक्सेस की तरफ जा रहा है। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। पहला वाला पार्ट पॉजिटिव है, दूसरा वाला पार्ट नेगेटिव है, तो इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्केविटी। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी ऐसा करो या फिर आप ऐसा करो, ये दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द एक्सेस। अभी यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे एक्सेस से दूर जा रहा है। तो अगर मैंने इसको ऐसा बेंड किया तो कैन यू सी दिस एरो इज मूविंग अवे फ्रॉम द एक्सेस, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पॉजिटिव। जिसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है। समझ में आ रहा है? इट इज जस्ट सम साइन कन्वेंशन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेता है, कोई क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेता है, वैसे ये साइन कन्वेंशन उन लोग ने डिसाइड कर लिया पहले से और उसको डिफाइन करने के लिए सिस्टम दे दिया कि मूवमेंट वाला अगर एक्सिस की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव, अवे जा रहा है तो पॉजिटिव। सिंपल, दिस इज सम साइन कन्वेंशन दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर। न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, डेरिवेशन में इसका इस्तेमाल भर भर के होता है, बट डेरिवेशन हम लोग नहीं करने वाले बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजन आपको आने वाला नहीं है। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन डेफिनेटली डू दैट एट सर्टेन लेटर स्टेज। पहले ये खत्म कर लेते हैं, जो खाना है वो खा लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। नाउ लेंथ ऑफ द कॉलम के बारे में बात करते हैं। नाउ लेंथ ऑफ द कॉलम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये वाला जो फॉर्मूलाज अभी आपको बताने वाला हूँ वो आपको याद रखना पड़ेगा। सो व्हाट इज एक्चुअल लेंथ? तो जिस दो पार्ट के अंदर हम लोग ने कॉलम को रखा रहता है तो वो जो कॉलम का रियल लेंथ होता है ना उसी को हम लोग एक्चुअल लेंथ बोलते हैं। आपको समझ में आएगा थोड़े टाइम में मैं क्या बात कर रहा हूँ करके। आवाज नहीं आ रहा है गाइस? आवाज आ रहा है आप लोग को? आ रहा है। सिद्धांत, एवरीवन इज एबल टू हियर द वॉइस? वेट। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। मुझे भी आपकी आवाज आ रही है, थैंक यू सो मच। ठीक है, विल कंटिन्यू। सो बेसिकली एक्चुअल लेंथ क्या होता है? जैसे नाम में बोला है यार, जो लेंथ का एक्चुअल मैन्युफैक्चर्ड लेंथ होता है ना, जो कॉलम का एक्चुअल मैन्युफैक्चर्ड लेंथ होता है उसी को हम लोग एक्चुअल लेंथ बोलते हैं। या फिर जो फिक्स या जो हिंज है उसके बीच में जो लेंथ होता है उसको हम लोग एक्चुअल लेंथ बोलते हैं। ये कोई कॉमन सी बात है, पढ़ लेना, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। लेट मी टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? नाउ इफेक्टिव लेंथ क्या होता है बेसिकली? लेट सपोज अगर मेरे पास, लेट मी अज्यूम, लेट मी जस्ट टेक अ ब्लैक पेन, लेट सपोज मेरे पास एक फिक्स्ड वाला पार्ट है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी ये फिक्स्ड है, राइट? और मैंने ऊपर से लोड लगा दिया, तो बिकॉज ऑफ द लोड व्हाट विल हैपन इज कि ये जो बीम है ना, ये जो सॉरी कॉलम जो है वो क्या होगा? बकल होगा या क्रिपल होगा, जैसे हम लोग ने बात किया। तो जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही होना चाहिए। क्या होगा पता है? ये पॉइंट पे आएगा, फिर बाद में बीच में ऐसा फूक के ऐसा चला जाएगा। ये ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है? आप है ना, आपके हाथ। पण बकल किंवा क्रिपल तर तेव्हा होणार ना जेव्हा आपण हॉरिझॉन्टल फोर्स किंवा कुठचा लावणार तिकडनं तेव्हा ना? नाही हा, मग तेच बोललो ना की थोडासा पण जो हॉरिझॉन्टल लोड लावला असेल त्यासाठी बकलिंगसाठी मला पहिलं तर ऍक्सेल लोड खूप जास्त लागतो, इतका जास्त लागतो की इट रिचेस द क्रिटिकल लिमिट। त्याच्यानंतर मी छोटासा पण लोड लावला, एक तो धक्का जरी दिला, तेव्हा ते काय होणार? तेव्हा ते बकल होणार। ठीक है, नाउ ट्राई टू इमेजिन कि आप लोग है ना एक हाथ में रबर पकड़ा है, रबर नॉर्मल जो हेयर बैंड का रबर होता है ना, एंड यू जस्ट अप्लाई एक्सेल लोड, तो क्या होता है? वो ऐसा बकल हो जाता है और बकल होने के बाद उसका जो लेंथ रहता है वो ओरिजिनल लेंथ जितना नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? सो दैट लेंथ व्हिच हैपेंस आफ्टर बकलिंग इज नथिंग बट योर इफेक्टिव लेंथ।
तो ये केस में इफेक्टिव लेंथ इतना ही है, ये इतना ही इफेक्टिव लेंथ है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इफेक्टिव लेंथ होता है। नाउ यार मेरे को किसी ने क्वेश्चन कभी ये पूछा नहीं, जब भी मैं सिखाता हूँ ना, पीपल जस्ट कीप ऑन लिसनिंग, मजा आ रहा है करके। बट मेरे को बताओ कि ये जो हिंज है, हिंज वाला जो बोथ एंड हिंज्ड है और बोथ एंड फिक्स्ड है, उसमें अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर क्या फर्क है? लोड लगाते तभी क्या फर्क आता रहेगा? एनीवन? हिंज्ड मूवमेंट होता है हिंज में, और फिक्स्ड में मूवमेंट्स नहीं हो सकते। तो बट देखो ना, बट बात कैसे है, वही तो बोल रहा हूँ। ये मेरे को क्वेश्चन तो आया था जब भी मैं ये कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था आप लोग के लिए और बाकी बच्चों के लिए भी, तभी मेरे को एक दिमाग में सिंपल सा क्वेश्चन आया, सर आप लोड तो ऐसा लगाओगे, बराबर है, राइट? और इसमें भी आप वैसा ही लोड लगाने वाले हो, तो इन दोनों में फर्क क्या आ रहा है? ये तो ये इसका लोड भी यहाँ पे आएगा, इसका लोड भी यहाँ पे आएगा, इसका भी यहाँ पे आएगा, इसका भी यहाँ, ये तो फर्क क्या है दोनों में? सर हिंज्ड में जो बीम है, मतलब जो कॉलम है, वो ऐसे मूव हो सकता है लेफ्ट टू राइट में। ओके, वो वाला पार्ट समझा, ठीक है। मैं एप्लीकेशन का बात नहीं कर रहा है, वो बता रहा हूँ कि जब भी लोड अप्लाई करते हैं ना, तब क्या डिफरेंट आता है। ये आपने जो बोला वो सही है कि ये मूव हो सकता है, ये वाला पार्ट दिस कैन बी मूव, समझ में आ रहा है, पता चला। मैं बोल रहा हूँ जब भी लोड अप्लाई तो दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई सर देता है? हाँ बोला। लोड ते हिंजच्या इथे येतं, डिस्ट्रीब्युट होतं. आणि फिक्स मध्ये फिक्स मध्ये म्हणजे इक्वली ते रॉड वरती. इक्वली लोड वरती, नाही ना, इक्वली ते रॉड वरती. रॉड वरती. इक्वली म्हणजे काय? यू आर व्हेरी क्लोज, करेक्ट आहे. व्हॉट यू मीन बाय इक्वली? युनिफॉर्मली रॉड. पहला वाला पार्ट तो बराबर था इसका, कि इसने क्या बोला, जब भी हम लोग यहाँ पे लोड लगाते हैं ना, तो ये सारा का सारा लोड एग्जैक्टली ये पॉइंट पे आ जाता है, बिकॉज वहां पे कनेक्शन है। बट फिक्स्ड वाले पार्ट में वैसा नहीं होता है। फिक्स्ड वाले पार्ट में जो बकलिंग का पार्ट होगा ना, वो यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे आएगा, इसलिए यहाँ से बकल होता है, ना कि यहाँ से। बट हिंज वाला पार्ट है, तो हिंज वाला पार्ट हमेशा जहाँ पे कनेक्शन है ना, वहां से बकल होगा। ये समझ में आ रहा है? इससे और एक पता चलता है कि हिंज वाले पार्ट का जो रियल लेंथ था वो पहला इतना था, और अभी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा? इफेक्टिव लेंथ भी सेम रहेगा ना, बिकॉज यही वाला पार्ट है। तो इन अ हिंज, बोथ एंड हिंज वाले कॉलम में वी कैन से दैट इफेक्टिव लेंथ एंड द एक्चुअल लेंथ बोथ आर इक्वल। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली ये डिफरेंस है कि लोड अप्लाई करने के बाद वो बेंड कहाँ से होता है। हिंज वाला पार्ट हिंज के यहाँ से होगा, जो फिक्स वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं बीच में से या उसके आसपास से ये होगा। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, एग्जाम्स में वाइवास में पूछते हैं। So effective length is defined as the distance between adjacent points of inflection on the column. Inflection मतलब क्या? वो पॉइंट जहां से बेंड चालू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। नाउ एक एक करके आपको बताता हूँ। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज नथिंग बट पिंड, दैट इज हिंज्ड एट बोथ एंड। तो जब भी हिंज एट बोथ एंड है, यहाँ पे दिख रहा है आपको हिंज वाला पार्ट है, तो ये पॉइंट से एंड ये पॉइंट से क्या होने वाला है? वो बेंड होगा, ये दोनों पॉइंट से वो बेंड होगा। तो वी कैन सी L and LE, that is effective length and actual length both are equal. ये पार्ट आपको याद रखना है कि whenever we are talking about both end hinge, length and effective length both are equal, right? उसके बाद अगर मैं बात करूं ये वाला पार्ट, this is fixed at one end, ये वाला fixed at one end है और ऊपर का end free है। बट ये वाला नीचे का पार्ट क्या है भाई? नीचे का पार्ट इसलिए ड्रॉ किया है बिकॉज हमको ये अगर इसका मतलब इसका अगर कर्व मेरे को ड्रॉ करना है, तो आई नीड टू एक्चुअली कंप्लीट द कर्व। ये पूरा जब तक कर्व मेरे को ऐसा मिलेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल। ये मोहित कौन है यार? अच्छा मोहित अपना ही बंदे लगता है, ठीक है। सो अनलेस एंड अनटिल ये ऐसा पूरा का पूरा कर्व नहीं मिलता ना, तो हम लोग उसका इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज द रीजन हम लोग क्या करते हैं, ये जितना ऊपर लेंथ है ना, उतना ही हम लोग नीचे आर्टिफिशियल लेंथ ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब क्या, इसका एक्चुअल लेंथ ये था और इफेक्टिव लेंथ क्या कितना होगा? ऊपर का लेंथ प्लस ये आर्टिफिशियल लेंथ जो हम लोग ने अज्यूम किया है। तो वी कैन से द इफेक्टिव लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द एक्चुअल लेंथ। ये वाला पार्ट किसके लिए आता है? ये वाला पार्ट आता है आपका सेकंड पार्ट के लिए, जिसमें वन एंड इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज फ्री। ये वाला एंड कैसा है? ये वाला एंड इज फ्री, वन एंड इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज फ्री। उसमें क्या आएगा? लेंथ, इफेक्टिव लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द एक्चुअल लेंथ। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज बोथ एंड फिक्स्ड। बोथ एंड फिक्स्ड में जैसा मेरे को दिखाई देता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये वाला पॉइंट है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और आपका जो ये लेंथ है, इसके बीच में का जो ये लेंथ है ना, दिस इज नथिंग बट द इफेक्टिव लेंथ, एंड दिस लेंथ L इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। इफेक्टिव लेंथ इज व्हाट? इफेक्टिव लेंथ इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। किसके केस में? जब भी दोनों पार्ट फिक्स्ड होगा किसी भी कॉलम का, उसमें इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एक्चुअल लेंथ। एंड फाइनली वी हैव
a system where one part is hinged and the other part is fixed. तो यहाँ पे दिखाई दे रही है एक वाला पार्ट है वो क्या है, ये hinged है. What is this? This is hinged. ये वाला पार्ट हम लोग ने hinged करके रखा है और दूसरा वाला पार्ट है ना गाइस ये वाला fixed है. तो hinge वाले पार्ट में इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पे है और फिक्स वाले पार्ट में इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पे है. और इसका अगर मेरे को फॉर्मूला चाहिए तो आई कैन से इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला is equal to L upon the root 2. This is the formula. Effective length is 1 upon root 2 times of the actual length. Now, I want you people to memorize all this formula before I move ahead. If you all people are done with this particular part, just click on yes symbol. एक बार yes के ऊपर click कर देना so that I can move forward. Everyone, फटाफट फटाफट. स्क्रीनशॉट काढू का ह्याची? काढ ना बाबा, काढ बिंदास. सर हाँ बोल ना. आता मी क्रिटिकल लोड बद्दल म्हणजे असं विचार करत होतो, तर मग आपण जी पतंग जी असते पतंग त्याची आपण जेव्हा थाप मोडायला ट्राय करतो असं डोक्याला हे करून, तेव्हा आपण ऍक्सियल लोड पण अप्लाय करत असतो हाताने आणि एक हॉरिझॉन्टल लोड पण ऍक्ट करत असतो आपल्या म्हणजे डोक्याने. आपण ते मोडायचा असा प्रयत्न करत असतो. बरोबर. हा. एक असा पॉइंट असतो की जिकडे म्हणजे थाप मोडून परत पतंगची काठी जी आहे मधली ती स्ट्रेट होते. पण कधी कधी असं होतं की अंदाज येत नाही आपल्याला आणि आपण जास्त काही बेंड होतं, म्हणजे ऍक्सियल फोर्स किंवा हॉरिझॉन्टल फोर्स जास्त होतं आणि परमनंट तुटून जाते काठी किंवा परमनंट जास्त बेंड होऊन जाते. बरोबर. म्हणजे क्रिपलिंग म्हणजे परत जी व्हॅनिश होऊन पतंगची काठी स्ट्रेट नाही होत. बरोबर आहे. मग त्या लोडला आपण बोलू शकतो क्रिटिकल लोड, ज्याच्यामुळे परमनंट डिफॉर्मेशन होऊन जातं. नाही ह्याच्यामध्ये परमनंट डिफॉर्मेशनचा केस नाही आहे. ठीक आहे. नाही म्हणजे कम्प्लीट म्हणजे ते बेंडिंग जे होतं ते व्हॅनिश ऑफ होऊन परत स्ट्रेट नाही होत. हा मग मी तुला सांगतो बघ, परत स्ट्रेट का नाही होत माहिती आहे का, कारण का त्याच्यामध्ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन झालंय. ठीक आहे. त्याच्यामुळे तो परत हे नाही होत. ठीक आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चर मध्ये थोडासा चेंज झाला ना. ह्याच्यामध्ये जर मी हा लोड काढला तर हा परत नॉर्मल शेप मध्ये पण येऊ शकतो. कळतंय? कारण का जे परमनंट डिफॉर्मेशन झाला ना त्यामुळे. बट मस्त एक्झाम्पल दिले, मी लक्षात ठेवेल पुढच्या वेळेसाठी. Anyway, let me move ahead now and talk about Euler's general relation for crippling load. Now, this is one formula that you people need to remember. इसका पूरा derivation है, but नहीं कर रहा हूँ for obvious reason because we will waste unnecessary time. इसके बाद जब भी तुम लोग को पास फ्री टाइम होगा, मतलब सब सिलेबस कंप्लीट हो जाए और तुम लोग को और पढ़ना है, तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाए, मेरे को बता दो, we'll get on the derivation का part. So these are just certain terms and this is the formula that you people need to remember. Now crippling load का formula क्या है? Formula is pi square into capital E into I upon L E square. Now यहाँ पे E is nothing but your modulus of elasticity, right? I is nothing but moment of inertia. I क्या है? Moment of inertia. याद रखना. I is moment of inertia. Specifically अगर बात करूँ तो this is area moment of inertia. अलग अलग moment of inertia होता है. ये वाला कौन सा है? This is area moment of inertia. ठीक है. दिस इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एल ई जैसे हम लोग ने डिस्कस किया इफेक्टिव लेंथ था ना. अभी मैं क्या करने वाला हूँ पता है, जितने भी हम लोग ने एग्जांपल्स पढ़े, टाइप ऑफ कॉलम्स पढ़े जिसमें दो फिक्स्ड था, दो हिंज था, एक फिक्स्ड एक हिंज था, उसका मैं फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख रहा हूँ. और फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है गाइस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जिस एक बार देख लेना, एक्चुअल लेंथ का हिसाब से फॉर्मूला ये आएगा, राइट. यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ के हिसाब से ये आएगा बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू the effective length is actually equal to the actual length. मतलब यहाँ पे क्या फॉर्मूला में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया. ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? जब भी बोथ एंड्स हिंज्ड होते हैं तो ये वाला याद रखना कि एक्चुअल लेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ बोथ आर इक्वल. और ये वाले फॉर्मूला मैंने में एल ई के बदले अगर मैंने कैपिटल एल डाल दिया तो सेम चीज आएगा. समझ में आ रहा है? अभी अगर मैं बात करूं कि वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? वन एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री, LE is equal to how much? 0.5. Wrong है. क्या रे आदित्य, ध्यान नहीं दे रहा लगता है. 2L. 2L आएगा. 2 into L, twice of length है ना आदित्य, भूल गया क्या? समझ में आ रहा है? तो ये वाले फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, LE के बदले हम लोग क्या डालेंगे? 2L डालेंगे. स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा and this will become 4 times of L square. तो अगर L कैपिटल एक्चुअल लेंथ के टर्म्स में फॉर्मूला लिखूं तो ये ऐसा आएगा, पाई स्क्वायर ई इंटू आई. सिंपल. समझ में आ रहा है? बहुत ही ज्यादा सिंपल है. देखो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं मैं. क्या करना है आपको? सिर्फ ये वाला पार्ट याद रखना है और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है. यू पीपल विल बी एबल टू आंसर. लेट मी जस्ट टेक दिस कॉल. दिस पर्सन इज कॉलिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. वेट.
शुभम कॉलेज चालू झालं काय तुझं? हा चालू झालं. तू कुठे वर्तक मध्ये घेतला ना? हा सही आहे. कुठची सेमिस्टर चालू आहे? फोर्थ की थर्ड? दोन्ही. काय बोलतो? हा रे 2 ते 5 थर्ड सेम. कोण कोण आहे कॉलेजमध्ये तुझ्या आपल्या ठाकूरचं? तो ओम माहिती ओमकार हा. तो आहे. आणि तो पुलकित आहे काय? हा हा तो आहे ना. सॉरी गाइस, वो एक्चुअली जो मैंने फास्ट ट्रैक वाला बैच अनाउंस किया था ना, उसके लिए एक बच्चे का फोन आया था. ही वांटेड टू ज्वाइन बट नो वन इन्फॉर्म्ड. मेरे को आई एम सरप्राइज कि पीपल डोंट इवन वांट टू सिट. क्या पता है, शायद मैं इतना अच्छा भी नहीं सीखा था. जो भी है, एनीवे विल कंटिन्यू. तो मैं कहाँ पे था? बोथ एंड्स फिक्स्ड. नाउ यू थिंक एंड टेल मी, बोथ एंड्स फिक्स्ड अगर होगा तो LE इज इक्वल टू व्हाट? फटाफट टेल मी, LE इज इक्वल टू व्हाट? आकांक्षा आप बताओ. L/2. रॉन्ग. सॉरी, एक सेकेंड. आपने ये पूछा रिलेटिव बिटवीन इफेक्टिव एक्चुअल लेंथ ना? हाँ, बोथ एंड्स फिक्स्ड है. 0.5. पक्का? सोच लो. आदित्य कुछ बोल नहीं रहा है. क्या लगता है आदित्य, क्या होगा आंसर? सब बोथ एंड्स फिक्स्ड है तो L/2 होगा. L/2 है. बोथ एंड फिक्स के L/2 है, याद रख लेना. सो लेट मी जस्ट एक सेकंड ना, किधर गया? हाँ, तो L/2 आएगा और फिर बाद में यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जैसे पहले 12 डाला था, यहाँ पे L/2 डालना है. स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो L²/4 हो जाएगा. समझ में आ रहा है? L²/4 हो जाएगा. डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 4 रहेगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, 4π² EI/L². तो बेसिकली मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप फॉर्मूला रट्टा मारो. देखो मेरे को बताओ, ये रट्टा मारना इजी है कि ये सारा फॉर्मूला रट्टा मारना इजी है? सीधी सी बात है ना, ये ज्यादा इजी है ना कि भाई ये नाम पता है, फिर बाद में क्या सब्स्टिट्यूट करके याद हो जाएगा. याद भी नहीं रखना है, आराम से डिराइव कर लोगे अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो. इसीलिए फिर बाद में लास्ट में वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज का है L/√2. तो उसके हिसाब से अगर मैं डालू, सब्स्टिट्यूट करूँ, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा. So these are the formulas, guys, that you people need to remember. Now what I want you to do is, I want you people to take a snapshot of this. आपके बुक्स में, दीवार में, किधर भी मोबाइल में लगाओ और ये फॉर्मूलाज. मैं ज्यादा तो नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, एटलीस्ट उतना कर लो यार. ये वाला दिस एंड दिस ओवर हियर, ये वाला एटलीस्ट कर लो यार गाइस. ये ज्यादा नेसेसरी है, इतना तो कर लो एटलीस्ट. समझ में आ रहा है? टेक अ स्नैपशॉट एंड देन इतना आप प्रिपेयर कर लेना याद से. चालू करें, आगे बढ़े एवरीवन? हाँ सर. चलो गुड. आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है. पता नहीं दोनों चीज एक साथ होता है कि नहीं, बट एनीवे लेट्स कंटिन्यू. ओके, सो व्हाट इज स्लेंडर रेशियो? स्लेंडरनेस रेशियो का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, रेशियो है. तो रेशियो विल बी डेफिनेटली नथिंग बट समथिंग अपॉन समथिंग. तो यहाँ पे समथिंग अपॉन समथिंग इज नथिंग बट कैपिटल LE, दैट इज नथिंग बट इफेक्टिव लेंथ अपॉन K, where K is nothing but radius of gyration. Now यार ये radius of gyration क्या होता है? Can anyone remember? Does anyone remember radius of gyration क्या होता है? Anyone? आदित्य और दीपेन, जय, शुभम, सिद्धांत, anyone can tell me what do you mean by? म्हणजे असं हे आठवतंय टॉपिक शिकवलेला, पण त्याच्याबद्दल ऐकल्यासारखं वाटतं पण आठवत नाही. हाँ बोला आदित्य. क्या क्या रेडियस ऑफ वेरिएशन? रेडियस ऑफ गायरेशन, K का वैल्यू. K क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन. ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में था ना? हाँ उधर ही था. याद 2 मिनट तो याद आ जाएगा. ओके 2 मिनट ठीक है, तब तक मैं बता दूंगा यार. हाँ याद आ रहा है सर. हाँ सर याद आ गया. हाँ बता. उसको हम लोग इससे डिनोट करते थे ना अपना के से. वो तो मैंने याद कर दिया ऑलरेडी. शाना है. नहीं सर, मैं याद कर रहा हूँ. तो रूट उसका फॉर्मूला है IXX/A, फिर रूट आएगा शायद उसमें. IXX
अपॉन ए, फिर रूट आएगा इसके अंदर। हाँ, Okay, ऐसा और वाई का भी रहता है वो। अच्छा देख, I didn't wanted all this formula. I don't think so the formula was exactly correct. But what I wanted to do, सेंट्रॉइड पासून जर आपण हे केलं ठेवून जर रेडियस मेजर केला तुमच्या एका सर्क्युलर लॅमिनाचा आणि जर आवाज नहीं आ रही जय तेरी। सर म्हणजे आपण जर फॉर एक्झाम्पल एक आता सर्क्युलर कुठचा क्रॉस सेक्शन आहे, ठीक आहे, आणि जर त्याच्या सेंट्रॉइड वर ठेवून जर आपण हे मेजर करतोय जर त्याचा रेडियस अबाउट द सेम पॉइंट जिथे त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऍक्ट करतोय, त्यालाच बोलतात काय काय ठीक है ठीक है, चलो तो और कंफ्यूज होगा पब्लिक, मैं बता देता हूँ, ठीक है, बट वेल ट्राइड बोथ ऑफ यू। ना देखो, मैं बताने का ट्राई करता हूँ, ये हमेशा के लिए याद रख लेना, बिकॉज क्या होता है पता है क्या, ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन विजुअलाइज करना आना चाहिए, तभी आपको पता सर चलेगा। देखो अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी एक्सिस के अलावा ना, समझो अगर एरिया ए एज्यूम किया ना, तो वो एरिया का अगर हम लोग को आई वाई निकालने का है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई वाई, तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन वो डिस्टेंस है जिधर हम लोग अगर शिफ्ट किए ना एक्सिस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होएगा, ऐसा कुछ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, ये ऐसा कुछ में का ये पार्ट सही है, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ वरना बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। लेट मी ट्राई टू हेल्प। नाउ लेट अस सपोज कि अपने पास एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है ये, और ये डिस्क के बीच में मैंने क्या डाला है, डिस्क के बीच में मैंने लेट सपोज एक लकड़ी डाली, लेट मी जस्ट ट्राई टू प्लेस द लकड़ी। ओके, सो लेट सपोज दिस इज द सेंटर, ये वाला बीम है या बीच में कोई एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर मैं घुमाने वाला हूँ, राइट। तो ये जो ब्लैक कलर का जो डिस्क है ना, वो डिस्क सॉलिड डिस्क है, इतना याद रखना, डिस्क इज अ सॉलिड डिस्क, तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ तो एरिया होने वाला है। तो लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ शेडेड एरिया, तो इसका कुछ ना कुछ तो शेडेड एरिया है, और ये डिस्क जो है वो इसके अराउंड घूमने वाला है, मतलब ये जो ब्राउन कलर का है उसके अराउंड। नाउ अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो हमको पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट, सबको पता ही है। तो लेट मी जस्ट टेक अ डिफरेंट कलर। अभी मेरे को इस एरिया का निकालना है, अगर मेरे को सिर्फ इतने एरिया के पैच के ऊपर निकालना है, तो मेरे को इसके ऊपर जो फोर्स लगा है मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। ऐसा हर शेप के लिए मेरे को करना पड़ेगा, और फिर बाद में सबमिशन, मेरे को सबका सबमिशन करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को उसका आंसर मिलने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका है, बराबर है कि नहीं। इससे अच्छा अगर मैंने क्या किया कि मैं क्या काम करता हूँ पता है, लेट सपोज इसका अगर जब भी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, मेरे को इसका वैल्यू आया आए, इसका मेरे को वैल्यू कितना आया आए, मैं अभी क्या करने वाला हूँ पता है, ये जो एरिया से ना छोटे, उनको मैं निकालूंगा, इनको क्या करने वाला हूँ मैं, इनको मैं तोड़ के निकालूंगा। व्हाट आई एम डूइंग इज, ये जो बॉक्स था इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, फिर हमने यहाँ से दूसरा बॉक्स निकाल दिया, उसको भी मैंने क्या किया, इसके ऊपर प्लेस कर दिया, फिर बाद में ऐसे यहाँ से बॉक्स निकाल दिया एक, उसको सबका एरिया सेम है, और सबको क्या किया मैंने, एक दूसरे के ऊपर ऐसा स्टैक कर दिया, और करने के बाद कहने से मेरे पास एक सॉलिड रॉड जैसा वाला पार्ट हो जाएगा, जिसमें हर का एरिया अगर ऐड करूं तो मेरे को इस सब का एरिया मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है, राइट। एंड व्हाट आई विल डू इज कि इस बीम को मैं सेंटर से ऐसे डिस्टेंस पे रखूंगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस विल बी आल्सो आई। समझा मैंने क्या किया, रादर देन डूइंग दिस फॉर ईच एंड एवरी एरिया, एक काम करते ना, सब एरिया को एक के ऊपर एक रखते हैं और उसको इस तरीके से रखते सेंटर के डिस्टेंस के ऊपर, सेंटर से, कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेकंड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम आ जाए, राइट। तो वो डिस्टेंस जहां पे रखने के बाद दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं के, दैट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी हजाम हुआ है या नहीं हुआ है जो बताओ मेरे को जानना है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड कि नहीं समझा यार ये ऐसा कुछ होता है करके, कि अभी हो गया। जय, वेदांत, आकांक्षा, दीपेन, एवरीवन बताओ मेरे को भाई, काफी टाइम डाला, आई कुड हैव जस्ट सेड कि नहीं डिप्लोमा में तुम लोग को। अच्छा वेदांत बोल रहा रिपीट करो, ठीक है। एनीवन एल्स हु वांट्स मी टू रिपीट, बिकॉज जेन्युइनली अगर नहीं आता है ना गाइस बोलो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग का पोपट हो जाए और बाद में तुम लोग को पूछे कि यार तुम लोगों को किसने सिखाया करके, तुम लोग मेरा नाम लोगे वैसा नहीं होना चाहिए। तो नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो क्या किया पता है, मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा कुछ करने वाला हूं मैं, राइट। अभी मेरे को इस एरिया के लिए मेरे को ये वाला आर होगा,
अगर मैंने ये वाला एरिया लिया तो मेरा आर चेंज हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है दीपेन एंड सिद्धांत, आकांक्षा, आपको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट कि मेरा हर बार हर एरिया के लिए मेरे को आर चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर बाद में मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबमिशन ऑफ ए इंटू आर वन ऐसा करना पड़ेगा, मतलब सबका एरिया इंटू आर ये करना पड़ेगा, विच विल बी मच कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? दिस विल बी मच कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एवरीवन। दीपेन आपण वेदांत तुला एवढं कळलं या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होईल की तुम्ही सगळ्यांचा असा एरिया इंटू आर करायला लागलो, दिस विल बी कॉम्प्लिकेटेड, राइट? नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आई कैन डू अ स्मार्ट थिंग। व्हाट द स्मार्ट थिंग इज कि मैं क्या करूंगा, इसका एरिया, सबका एरिया, सबको पूरे एरिया को ना मैंने इक्वल एरिया के अंदर डिवाइड करूंगा। इसका एरिया लेट सपोज डिस्क का कितना है 100 है, तो इसको मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, मतलब हर एरिया का कितना रहेगा 10 मीटर स्क्वायर, और 10 को क्या करूंगा पता है, एक के ऊपर एक ऐसा रख दूंगा, ठीक है, और ये ऐसा एक रॉड बन जाएगा एरिया का, राइट ना। इसको मैं सेंटर से ऐसे डिस्टेंस पे रखूंगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो पहले वाले एग्जांपल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, जब भी उसको मैंने एक के ऊपर एक नहीं रखा था, वो सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बट अभी फायदा क्या है वेदांत, कैन यू टेल मी व्हाट इज द, अभी फायदा एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज राइट नाउ? एनीवन, कैन एनीवन टेल मी क्या फायदा है, क्यों कर रहे हो सर? छोड़ो यार, ऑनलाइन एग्जाम देते कॉपी करके पास हो जाते हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब? हाँ वेदांत, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई आर वी डूइंग दिस रादर देन जस्ट गोइंग सिंपली विद दिस मेथड? वेदांत नहीं है, कौन गायब हो गया यहाँ पे? किसी का तो इंटरनेट का इशू हो गया। सिद्धांत, एनीवन, कैन एनीवन टेल मी कि व्हाई आर वी डूइंग दिस, ये क्यों किया ऐसा? सर इतना सब एरिया कैलकुलेट करने से अच्छा है शिफ्ट कर देना। शिफ्ट करते ना, ये आर जो है वो के बन जाएगा और उसको कॉमन ले सकते हैं ना, बात ही खत्म ना। समझ में आ रहा है? तो ये डिस्टेंस जहां से हम लोग को इजीली कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं के एंड डिनोटेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप आपको समझा रहेगा। और फॉर्मूला में आता है आई इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत भूलना मत, मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर, राइट। लेट मी इरेज एवरीथिंग नाउ, आई होप आपको समझा रहेगा। आकांक्षा, दीपेन, हैव यू अंडरस्टूड अ लिटिल बिट कि अभी भी थोड़ा सा डाउट है? जो भी है जेन्युइनली बोलो, भले मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, बट आई जस्ट आई सम टाइम आई रिपीट अगेन। व्हाट अबाउट यू? पक्का कि ऐसे उलाउल वाला आंसर दे रहे हो कि नहीं यार बोल देते हो वरना ये पीछे लगेगा, ऐसा तो नहीं समझा, पूछते तो है ना सर, नहीं समझता है चलो तो बेटर है पूछते रहो, बिकॉज आई डोंट वांट यू पीपल टू यू नो जस्ट लेट मी जस्ट, हाँ सर समझा, दैट इज गुड, ठीक है। नाउ लेट मी गो ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ, क्या हो रहा है यार ये, हाँ हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज स्लेंडर रेशियो? तो जैसे मैंने बोला था, स्लेंडर रेशियो क्या होता है? स्लेंडर रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू दैट ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था? इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला था सॉरी LE, रेडियस ऑफ स्लेंडर रेशियो S इज इक्वल टू LE अपॉन K। दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर स्लेंडर रेशियो, राइट। नाउ इसके बाद देयर इज वन मोर फॉर्मूला, वन मोर थिंग कॉल्ड एज क्रिटिकल स्ट्रेस। क्रिटिकल स्ट्रेस बोल दो या तो क्रिपलिंग स्ट्रेस बोल दो, सेम है। नाउ क्रिटिकल स्ट्रेस या क्रिपलिंग स्ट्रेस क्या होगा? द स्ट्रेस व्हिच इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ क्रिटिकल लोड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल स्ट्रेस, या फिर बोलेंगे उसको क्रिपलिंग स्ट्रेस। इस क्रिपलिंग स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते बाय द सिंबल FC। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे आएगा ध्यान से देखना। मेरे पास क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला है, दिस इज P into CR, दिस इज नथिंग बट क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड बोल दो। इसका फॉर्मूला कोई बता सकता है बिफोर आई राइट? I स्क्वायर EL अपॉन EI अपॉन LE का स्क्वायर, LE का स्क्वायर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला, राइट ना। इसमें से I का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। व्हाट वाज I का फॉर्मूला? A स्क्वायर नहीं था उसमें, बाय द वे मेरे को लगता है मेरा गलती हुआ था, हाँ A स्क्वायर नहीं था। तो I का फॉर्मूला था क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था K into A, राइट। दिस वाज द फॉर्मूला। सो एज पर दिस फॉर्मूला अगर मेरे को यहाँ पे चेंजेस कराना है तो व्हाट आई कैन डू बेसिकली इज कि PCR इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू E इंटू K इंटू A अपॉन LE स्क्वायर। Now what I can do is I can just take this area in the denominator। अगर मैंने ये एरिया को डिनोमिनेटर में लेके गया, लेट मी जस्ट राइट, यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। एरिया, ये क्या किया मैंने, ये इस एरिया को नीचे लेके आ गया, सो इट विल बिकम अपॉन पाई स्क्वायर इंटू E इंटू K अपॉन LE
स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट विल हैपन, राइट? एक सेकंड ना, मेरे को लग रहा है कुछ मेरे आई के फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरे को लग रहा है दिस इज के स्क्वायर और के स्क्वायर है, के स्क्वायर है, वही लग रहा है कुछ, क्योंकि डिनोमिनेटर में बाद में आ जाता है तो होल में आ जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा कंफ्यूज था। तो यहाँ पे के स्क्वायर आएगा। सो अभी क्या होगा, देखो, व्हाट इज दिस लोड अपॉन एरिया? लोड अपॉन एरिया क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लोड अपॉन एरिया? फोर्स, क्या बात है, कौन था, मारो इसको, कौन था ये? फोर्स कौन स्ट्रेस था? ना, स्ट्रेस ना, जीटीआई वाला। स्ट्रेस स्ट्रेस। वो एकदम लाइट हो गया। अभी मैं तो भाई घुस गया मैं जीटीए में, अभी मेरे को कुछ नहीं वैसे है वो। सर Stress नहीं, होता है, इसमें इधर force- इन्वेंटर में ये कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये होता है स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल स्ट्रेस या तो क्रिपलिंग स्ट्रेस, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा पाई स्क्वायर इंटू ई। ये जो के है ना, उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और फिर बाद में दोनों के पास स्क्वायर था तो हम लोग होल स्क्वायर डाल के ये लिख सकते हैं। सो गाइस, दिस इज वन फॉर्मूला दैट यू पीपल आल्सो नीड टू रिमेंबर। याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, वैसे ज्यादा काम नहीं आता ये वाला फॉर्मूला, बट है। सिर्फ आया कैसे, क्रिटिकल स्ट्रेस क्या होता है और क्रिपलिंग स्ट्रेस दोनों जो है तो होता है, वो बताने के लिए मैंने बता दिया, राइट? पाई स्क्वायर इनटू ई अपॉन एल ई अपॉन के द होल स्क्वायर, दैट्स द फॉर्मूला। सर मैं बोल रहा था ना, वो जो रूट आएगा, कहाँ पे रूट आएगा? के स्क्वायर है, इसके लिए रूट आता था। अच्छा, वैसा वाला पार्ट, हाँ, वो बोल रहा था। ठीक है। सो फॉर्मूला याद है, but ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में। मेरे को मैंने तुम लोग को अजम्पशन बता दिया। मैं चाहता हूँ कि कोई एक जन बताए मेरे को, क्या एक लिमिटेशन तुम लोग से बताओ मेरे को, क्या लिमिटेशन है? दो ही लिमिटेशन है, क्या लगता है लिमिटेशन क्या है? यूलर्स में का लिमिटेशन, उसके अजम्पशन में से लिमिटेशन पता चलता है। cannot be straight। कैनॉट बी स्ट्रेट, पहला पार्ट कि भाई यूलर भाई साहब को क्या चाहिए था, कॉलम इनिशियली स्ट्रेट चाहिए था, बट इनिशियली कोई कॉलम स्ट्रेट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है, तो वो वाला पार्ट नहीं हो सकता। दूसरा लिमिटेशन, सर हमेशा एक्सियल लोड थोड़ी आएगा, वो एक लिमिटेशन। हमेशा एक्सियल लोड नहीं आएगा, और बिकॉज ऑफ एक्सियल लोड सिर्फ क्या होता है, वो सिर्फ बकलिंग के बारे में बात करता है, बट ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई भी जो कॉलम है उसमें कभी कभी सिर्फ बकलिंग होगा, कभी कभी बकलिंग भी होगा और कंप्रेशन भी होगा, क्रशिंग भी, दोनों साथ में हो सकता है ना। बोथ द थिंग्स कैन हैपन साइमल्टेनियसली। बट यूलर भाई साहब क्या बोलते हैं, मेरा जो फॉर्मूला है वो सिर्फ कभी अप्लाई कर सकते हैं बकलिंग के टाइम, तो वो उसका एक लिमिटेशन है कि यूलर्स अज्यूम द कॉलम फेल्स बाय बकलिंग ओनली। उसका अजम्पशन क्या था कि जो कॉलम है सिर्फ बकलिंग से फेल होता है, बट ऐसा तो नहीं होता है। ब्रश क्रशिंग से भी फेल हो सकता है, या फिर बकलिंग एंड क्रशिंग के कॉम्बिनेशन से भी फेल हो सकता है, तो वो कंसीडर नहीं किया था यूलर्स ने, इसलिए उसका वो लिमिटेशन है। एंड देन फाइनली इट कैन नॉट बी अप्लाइड, इट कैन बी ओनली अप्लाइड फॉर लॉन्ग कॉलम्स। यूलर्स का जो फॉर्मूला है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर शॉर्ट और मीडियम कॉलम्स, क्योंकि लॉन्ग कॉलम्स में ही बकलिंग होता है। ये भी पूछ सकते हैं वाइवा में कि भाई यूलर का सिर्फ लॉन्ग कॉलम को अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग कॉलम्स में ही बकलिंग होती है। मेजॉरिटी जो बकलिंग होगा ना, प्योर बकलिंग, वो आपको सिर्फ लॉन्ग कॉलम्स में दिखाई देगा। हाँ, शॉर्ट कॉलम मध्ये क्रशिंग क्रशिंग होना, शॉर्ट कॉलम में क्रशिंग होगा, और मीडियम कॉलम में बकलिंग एंड क्रशिंग दोनों की वजह से फेलियर हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं। सर शॉर्ट कॉलम का एमआई ज्यादा रहता है ना? शॉर्ट कॉलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया के ऊपर भी तो डिपेंड होता है। हाँ सर, अगर मोटा मोटा रुका तो ज्यादा रहेगा ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शॉर्ट कॉलम कैसे, बता मेरे को। सर अगर बी और डी दोनों का एरिया बड़ा रहेगा, मतलब दोनों साइड एरिया बहुत है, मतलब बहुत सारा एरिया डिवाइडेड है, तो फिर एमआई भी ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि हर एक एरिया का अलग अलग मूवमेंट है, तो इसके लिए एमआई ज्यादा आएगा ना, मल्टीप्लीकेशन होगा। नहीं मेरे को नहीं समझा, क्या बता रहा है, मैंने सुना, ध्यान नहीं दिया, वापस बता। सर अभी एमआई क्या एरिया पे डिपेंड करता है ना, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया पे। तो अगर बड़ा कॉलम रहेगा, मतलब छोटा कॉलम रहेगा पर उसके आजू बाजू बहुत सारा एरिया रहेगा, ठीक है, जाड़ा रहेगा वो, तो फिर एरिया दोनों साइड ज्यादा रहेगा ना, तो एरिया ज्यादा रहेगा तो एरिया का हर एक कंपोनेंट भी ज्यादा रहेगा, मतलब डीए भी ज्यादा रहेगा ना, डीए। अच्छा हाँ, समझा हाँ क्या बता रहे हैं। मतलब लेट सपोज तू बोल रहा है कि ये इतना बड़ा कॉलम है, ठीक है, और दूसरा भी उसका क्रॉस सेक्शन सेम है, बट ये छोटा है, हाँ यही बोल रहा हूँ। हाँ तो इसके आजू बाजू में जो एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यहाँ पे
ज्यादा रहेगा। हाँ, तो फिर छोटे वाले का MI ज्यादा रहेगा ना। ठीक है, बराबर है। हाँ, लेट मी जस्ट, इसके लिए सर लॉन्ग के लिए, लॉन्ग में ज्यादा बकलिंग होता है, छोटे में नहीं होता। छोटे में नहीं होता है, छोटे में मोस्टली क्या होगा, सिर्फ क्रशिंग होगा। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द रैंकिन फॉर्मूला। रैंकिन फॉर्मूला का भी डेरिवेशन है, बट वी आर नॉट डूइंग द डेरिवेशन का पार्ट। मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, द फॉर्मूला फॉर रैंकिन, एंड पूरा इसके अंदर का जितना भी न्यूमेरिकल्स है ना, ऑल द न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ओनली ऑन दिस फॉर्मूला। बस एक फॉर्मूला पढ़ लिया, आपका कॉलम्स का चैप्टर का न्यूमेरिकल्स खत्म। इससे ज्यादा और क्या सिंपल चाहिए भाई, बस ना। है कि नहीं? तो और कुछ नहीं है गाइस, ये फॉर्मूला, दिस इज वन फॉर्मूला दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर। FC into A upon 1 plus alpha ब्रैकेट LE upon K the whole square। LE upon K the whole square जो पहले से था, FC into A। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज दिस इज नथिंग बट अल्फा। ठीक है। अच्छा, अल्फा को अगर मैंने एक कांस्टेंट बोला तो इसको नाम क्या है, कौन सा कांस्टेंट आएगा ये? अल्फा कांस्टेंट, अगर मैंने बोला कि अल्फा एक कांस्टेंट है तो इसको आप क्या नाम देते हैं? सोचो, इतना डिफिकल्ट है क्या? रैंकिन कांस्टेंट। रैंकिन कांस्टेंट, रैंकिन भाई साहब ने इतने प्यार से बनाया तो उनका नाम देते थे। सो अल्फा इज कॉल्ड एज रैंकिन कांस्टेंट एंड द फार्मूला फॉर अल्फा इज FC अपॉन पाई स्क्वायर इनटू E। याद रखना है, FC अपॉन पाई स्क्वायर इनटू E। किसका फॉर्मूला है? अल्फा का। नॉर्मली अल्फा का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, तो इसका कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है। ये वाला जो फॉर्मूला है वो पक्का याद रखना है, FC इंटू A अपॉन 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट LE अपॉन K द होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ मैं 30 या 1 मिनट के लिए सामने रख रहा हूँ। आई वांट यू पीपल टू आगे टेक अ स्नैपशॉट और ये फॉर्मूला याद रख लो, बिकॉज अभी जो करेंगे न्यूमेरिकल्स उसमें आपको लगेगा। फटाफट ये वाला याद रख लेना, FC इंटू A अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू LE अपॉन K द होल स्क्वायर। हो गया? स्नैपशॉट लेके हो गया रहेगा, आई एम श्योर। ओके, जय, फॉर्मूला क्या होता? फॉर्मूला फॉर रैंकिन क्रिटिकल लोड। हाँ, ऐसा ना, FC वाला तो हाँ, FC into A upon FC into A upon क्या होता? मलाच विचार। अपॉन 1 प्लस, हाँ, 1 plus alpha into LE by LE square upon K। LE upon K the whole LE upon A the whole square। राइट। सो गाइस ये वाला फॉर्मूला है गाइस, याद रख लेना। मैं इतने एक बार क्यों किया, मैंने बोल दिया ना आपको कि ये वाला अगर आपने फॉर्मूला कर लिया तो लाइफ जिंगल अलग, वैसा वाला पार्ट है। कॉलम्स हो गया 10 मार्क का, इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल आएगा आप आराम से कर पाओगे। और थ्योरी तो बहुत ही सिंपल ही है, मैंने आपको बता भी दिया, आ जाएगा। आप बताना, बोलना। काय सर FC? FC म्हणजे क्रिटिकल स्ट्रेस किंवा क्रिपलिंग स्ट्रेस। मगाशी केलं ना आपण FC, हाँ सर। इट्स क्रिटिकल स्ट्रेस। ठीक आहे, होतं ना, बघ PCR अपॉन A केला ना आपण, दैट इज नथिंग बट FC। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का पार्ट भी चालू हो गया, तो देखते देखते लेट मी जस्ट सी द टाइम, 7:30, 1 आवर इनटू द पार्ट। ब्रेक लेना है क्या तुम लोग को कि कंटिन्यू करें? दे दो सर, 5 मिनट दे दो। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन इस लिंक के ऊपर क्लिक करना, हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, कौन है? इतना गंदा गाना मत गा। 10 मिनट्स 7:36 है ना, 7:45 ला चालू करूया आपण, 7:45 ला। ठीक आहे, हॅलो सर, हाँ बोल ना, लवकर बोला। बोल बोल दीपे। अरे संपणार किती वाजता? संपणार किती वाजता? याच्यानंतर 2 सम्स घ्यायचे, त्यानंतर आपण वाइंड अप करूया। ठीक है, ओके चालेल। अराउंड 8:30 संपेल असा विचार कर। सर सुबह से बैठ रहे हैं लेक्चर। हाँ, बैठा है तुम लोग, मजा ले रहा है। क्या करेंगे यार, करना पड़ेगा, सर्कमस्टेंसेस बहुत अलग है। तो सर इधर समझ में इधर आना चाहिए। सर सुबह इधर से MP में ना, बोल MP सुबह में से ना बैठना मतलब बैठ ही जाते हैं, बट समझ में भी तो आना चाहिए ना टीचर्स क्या पढ़ा रही है कॉलेज की। कॉलेज वो का तो समझ में आता है, कॉलेज का समझ में बोलूंगा। आता है। और तेरे को आता है, हमको नहीं आता है। अच्छा, लिसन गाइस, लिसन, विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। अभी तुम लोग ने और टाइम खा लिया। ठीक है, 7:50 को चालू करते हैं। 2 न्यूमेरिकल्स करना है, एक न्यूमेरिकल होमवर्क में चला जाएगा, तो टोटल 3 न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, 15 मिनट जाएगा, वो भी सेकंड इसमें कम जाएगा।
तो हाफ एन आवर 8:30 तक वाइंड अप हो जाएगा। तो आप लोग अभी ज्यादा मत बोलो, मैं वन बंद करो और वापस इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके आना, ठीक है? चलो बाय बाय। 7:50